ईडी के समन में खामियां गिनाकर अरविंद केजरीवाल भले ही आज बच निकले, लेकिन उनको भी ये पता है कि ईडी के साथ छिपम छिपाई का ये खेल लंबा नहीं चलने वाला। अरविंद केजरीवाल पर ईडी ने ऐसे वक्त में शिकंजा कसा है जब सीटों के तालमेल से लेकर विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना है। लेकिन फिलहाल केजरीवाल की सबसे बड़ी चिंता तो यह है कि विपक्षी गठबंधन उनके समर्थन में अब तक खुलकर नहीं आया, सिवाय ममता बनर्जी के। क्योंकि ममता बनर्जी को लगता है कि जब पीएम पद की दावेदारी की बारी आएगी तब केजरीवाल उनका समर्थन करेंगे। फरवरी में जब मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया था तब 9 विपक्षी दलों ने इसके खिलाफ पीएम मोदी को पत्र लिखा था, लेकिन जब केजरीवाल का नंबर आया तो विपक्षी गठबंधन मौन हो गया। कांग्रेस ने तब भी साथ नहीं निभाया था और न अब। सिसोदिया के वक्त कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश ने सिसोदिया का नाम लिए बिना जांच एजेंसियों के दुरुपयोग और राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ बदले की कार्रवाई का हथियार बनाया था, लेकिन दिल्ली कांग्रेस की तरफ से याद दिलाया गया ये वही सिसोदिया हैं जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर तब के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम का इस्तीफा मांगा करते थे। मुसीबत के वक्त राजनीति में दोस्त ही काम आते हैं। अरविंद केजरीवाल के सियासी दोस्त को तो जेल हो चुकी है। विपक्षी गठबंधन के सहयोगी दलों के साथ अरविंद केजरीवाल का दोस्ताना सिर्फ स्वार्थ का ही लगता है। जब काम पड़े तो दोस्त, वरना किसी को कुछ भी नहीं समझते। मतलब साफ है कि कांग्रेस ही नहीं बल्कि दूसरे विपक्षी दल भी केजरीवाल का साथ देने के लिए सामने नहीं आएंगे और मामला बिगड़ा तो आम आदमी पार्टी को गठबंधन से निकाल फेंकेंगे, क्योंकि केजरीवाल के घोटालों के दाग कोई धोना नहीं चाहता। सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह के मामलों में ऐसा ही लगता था। जैसे अरविंद केजरीवाल चैलेंज कर रहे थे कि गिरफ्तार करके दिखाओ, और तीनों ही मामलों में जांच एजेंसियों ने अरविंद केजरीवाल के चैलेंज को बिना शोर शराबे के स्वीकार कर लिया। साथ ही नेताओं की तरह इस बार अरविंद केजरीवाल भी उसी मोड़ पर आकर खड़े नजर आ रहे हैं और इसलिए चाहते हैं कि कोई ऐसी वैसी बात हो तो इसके लिए पहले से ही पुख्ता इंतजाम कर लिए जाएं। मुश्किल ये है कि अरविंद केजरीवाल का दाहिना और बायां हाथ माने जाने वाले मनीष सिसोदिया और संजय सिंह दोनों ही जेल में हैं। ऐसे में अब आम आदमी पार्टी के पास अरविंद केजरीवाल की जगह लेने वाले नेताओं के रूप में कम ही विकल्प बचे हैं। कहने को तो अरविंद केजरीवाल के पास कोई विभाग नहीं, लेकिन हर मामले पर अंतिम फैसला वे खुद ही किया करते हैं। इसलिए गिरफ्तार किए जाने से पहले केजरीवाल को न सिर्फ दिल्ली का नया सीएम खोजना होगा बल्कि आम आदमी पार्टी का नया संयोजक भी, जो पार्टी को संभाल सके और सरकार को चला सके। केजरीवाल के पास ले देकर 2-4 नाम हैं: रामनिवास गोयल, गोपाल राय, आतिशी मरलेना और सौरभ भारद्वाज। अखिलेश यादव तो पहले से ही कांग्रेस से नाराज बैठे हैं, लेकिन अब नीतीश कुमार भी इसी रास्ते पर निकल पड़े हैं। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि विपक्षी गठबंधन में कोई काम नहीं हो रहा है, इसके लिए कांग्रेस के पास फुर्सत नहीं है। नीतीश कुमार के बयान से साफ है कि विपक्षी गठबंधन की गाड़ी अब पटरी से उतर चुकी है। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव एक तरफ तो दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल हैं, जो शराब घोटाला मामले में इतना फंस गए कि उन्हें किसी दूसरे के काम के लिए वक्त ही नहीं बचा। बिहार प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह के बयानों से नीतीश कुमार लगातार असहज हो रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह कभी 11 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की बात करते हैं तो कभी वे मंत्रिमंडल के कांग्रेस की हिस्सेदारी की मांग करते हैं। इसको लेकर वे तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार से मिल भी चुके हैं। इससे पहले जब पटना में इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी तब राहुल गांधी ने नीतीश मंत्रिमंडल में कांग्रेस की उचित भागीदारी की पैरवी की थी। तब लगा था कि कांग्रेस आलाकमान के प्रेशर में नीतीश कुमार तुरंत मंत्रिमंडल विस्तार करेंगे। नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन के रिप्लेसमेंट के रूप में रत्नेश सदा को मंत्री बनाकर मंत्रिमंडल विस्तार किया। जातीय जनगणना करवाकर नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इस मुद्दे को पूरे देश में उठाने को लेकर व्यग्र है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को लग रहा है कि कांग्रेस उनके किए कराए की क्रेडिट लेना चाह रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तो पीएम मोदी को पत्र लिखकर पूरे देश में जातीय जनगणना कराए जाने की मांग तेज कर दी है। इसके अलावा राहुल गांधी अलग अलग प्रेस वार्ता में जातीय जनगणना की मांग को बुलंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार को डर है कांग्रेस अगर जातीय जनगणना के मसले को भुनाती है तो इससे उनकी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। नीतीश कुमार और अखिलेश यादव के बाद बात करते हैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी दिल्ली के शराब घोटाला मामले में बुरी तरह से घिरी हुई है। उसके तमाम बड़े नेता जेल में हैं और कोर्ट से भी उन्हें कोई राहत मिलती नहीं दिख रही है।
सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज की और 338 करोड़ रुपए की मनी ट्रेल की बात कही, उससे लगता है कि आम आदमी पार्टी की मुश्किलें अभी कम होने वाली नहीं हैं। अरविंद केजरीवाल अगर ईडी के शिकंजे में फंसे तो इसका असर भी विपक्षी गठबंधन पर पड़ सकता है। विपक्षी गठबंधन के सामने मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हो रही। महाराष्ट्र को लेकर सबसे बड़ा पेंच फंसा हुआ है। शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को लेकर अभी कुछ भी साफ नहीं हो पाया है। पार्टी के विभाजन पर निर्वाचन आयोग ने अब तक कोई फैसला नहीं किया। उधर शरद पवार जिस तरह से 2 कदम आगे और 1 कदम पीछे की राजनीति कर रहे हैं, उससे भी विपक्षी गठबंधन अनिश्चितता की स्थिति में है। अजीत पवार के मंत्री बनने के बाद वे कई बार शरद पवार के साथ मिल चुके हैं। शरद पवार इसे केवल पारिवारिक मुलाकात बताते हैं, लेकिन गठबंधन के घटक दलों की मांग है कि शरद पवार को इस बारे में खुलकर बात करनी चाहिए और अजीत पवार से मिलने से परहेज करना चाहिए। मतलब ये कि जिस जोर शोर से गठबंधन शुरू हुआ था और एक के बाद एक कई बैठकें हुई थीं, उसके बाद से और अब तक गंगा में बहुत पानी बह चुका है। ये अलग बात है कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी गठबंधन को लेकर बैठक नहीं की जा सकती, क्योंकि कई पार्टियां चुनावों में व्यस्त हैं। लेकिन इन्हीं 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में ही इंडिया गठबंधन का लिटमस टेस्ट होना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। समन गैर कानूनी है, दिवाली है, स्टार कैंपेनर हूं, चुनाव प्रचार करना है, ये सारे बहाने बनाकर केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। लेकिन केजरीवाल को ईडी ऐसा दूसरी बार करने का मौका नहीं देना चाहती। अगर ईडी के अधिकार को देखा जाए तो साफ है कि ईडी बिना किसी समन के पैसे के लेन देन के मामले में किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है। माना जा रहा है कि ईडी का सामना नहीं कर अरविंद केजरीवाल ने बड़ी गलती कर दी। चर्चा है कि ईडी केजरीवाल को दूसरी बार समन कर सकती है। अरविंद केजरीवाल ईडी ऑफिस नहीं पहुंचे हैं तो सवाल ये उठ रहा है कि ईडी का इस मामले को लेकर अगला कदम क्या हो सकता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि एक व्यक्ति ईडी के समन को 3 बार नजरअंदाज कर सकता है। उसके बाद ईडी एक निश्चित तारीख पर केजरीवाल की अदालत में उपस्थिति को अनिवार्य करने वाला गैर जमानती वारंट प्राप्त कर सकता है और अगर इसके भी जवाब में वो ईडी के सामने पेश नहीं होते हैं तो इन्हें भी गिरफ्तार किया जा सकता है। वैकल्पिक रूप से वह समन को अदालत में चुनौती दे सकते हैं। अरविंद केजरीवाल ने ईडी समन पर कई सवाल खड़े किए तो पूछताछ की बजाय मध्य प्रदेश में चुनावी रोड शो करने के लिए निकल गए। तो भाजपा की ओर से मोर्चा संभालते हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने केजरीवाल को अपने रडार पर लिया और कहा कि 3 दिन पहले मनीष सिसोदिया की जमानत खारिज करते हुए कोर्ट ने जिस तरह की टिप्पणी की है उससे प्रतीत होता है कि 338 करोड़ रुपए के लेन देन की बात स्थापित है। ये हजारों करोड़ का घोटाला है। कोर्ट ने कहा कि 338 करोड़ रुपए का मनी ट्रेल मिला है। ये पूरे घोटाले का एक छोटा सा हिस्सा है। संबित पात्रा ने केजरीवाल की ओर से ईडी को भेजे गए जवाब का जिक्र करते हुए कहा कि आपने पूछा कि मुझे क्यों बुलाया, किस हैसियत से बुलाया गया। अरे अरविंद केजरीवाल जी, ये जितने गागर जेल में बंद हैं ना, सभी के आप सागर हैं। आप भ्रष्टाचार के सागर हैं। आप भ्रष्टाचार के स्रोत हैं, जहां से करप्शन का जन्म होता है और फिर वह सिसोदिया और संजय सिंह तक पहुंचता है। गागरों के सागर के रूप में आपको बुलाया गया है। पात्रा ने कहा कि ये वीआईपी सिंड्रोम है। क्या आप भगवान हैं कि कोई एजेंसी आपको नहीं बुला सकती? पात्रा ने दिवाली का हवाला देने पर केजरीवाल पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी ट्रायल पूरा करने को कहा है, लेकिन क्या कारण है कि केजरीवाल सहयोग नहीं कर रहे हैं? क्या मनीष सिसोदिया बेल पर बाहर नहीं आए? क्या सिसोदिया अंदर ही रहें चाहते हैं क्या? आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो, मुझे तो आश्चर्य है कि उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि दिवाली आ रही है इसलिए मुझे छूट दी जाए। आज दिवाली है तो पूछताछ न करें, उसके बाद क्रिसमस होगा, फिर न्यू ईयर, फिर संक्रांति, तो ईडी आपसे पूछताछ न करे। आपने ये भी कहा कि 5 राज्यों में चुनाव है, मतलब ईडी अरविंद केजरीवाल से पूछताछ न ही करे, क्योंकि कभी होली तो कभी दिवाली। ये केवल स्वीकार्यता है कि हमने चोरी की है। संबित पात्रा ने केजरीवाल की ओर से दूसरे नेताओं पर लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये वही केजरीवाल हैं जो बगल में फाइल दबाकर रोज कहते थे, आज मैं शीला दीक्षित के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज सोनिया गांधी के खिलाफ खुलासा करूंगा, आज लालू यादव पर खुलासा करूंगा। आप कुछ कागजों पर सवाल लिखकर लाते थे और तब जवाब सत्ता पक्ष विपक्ष से मांगते थे, लेकिन आज जांच एजेंसीज जब आपसे सवाल करना चाहती हैं तो आप भाग गए। द रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।
महुआ मोइत्रा और कांग्रेस ने पहले से एथिक्स कमेटी में हंगामा करने की पूरी तैयारी कर रखी थी। इसी वजह से एथिक्स कमेटी की बैठक में न सिर्फ हंगामा हुआ, बल्कि कमेटी में शामिल विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार भी कर दिया और इसके बाद महुआ मोइत्रा भी बाहर निकल गईं। रिश्वत लेकर सवाल पूछने के मामले में संसदीय समिति के सामने पेश होने से महुआ मोइत्रा पहले से ही आनाकानी कर रही थीं और जब समिति के सामने पेश हुई तो अनंत देहाद्राई के साथ अपनी प्रेम कहानी सुनाने लगी और ये कहा कि जो हुआ वो निजी मामला है। कमेटी के चेयरमैन ये चाहते थे कि महुआ मूल आरोपों का जवाब दें, लेकिन महुआ पूरी प्लानिंग के साथ किसी सवाल का जवाब नहीं दे रही थीं और बार बार देहाद्राई को उनकी बातें लीक करने का दोषी बता रही थीं। सवाल के बदले मिले रिश्वत को महुआ ने गिफ्ट बताया और फिर हंगामा करने विपक्षी सांसद और महुआ कमेटी की बैठक से बाहर निकल गए। बैठक के बाद जो वीडियो सामने आया उसमें विपक्षी सांसद काफी गुस्से में निकलते नजर आए हैं। कमेटी के सदस्य और कांग्रेस के ताजा दोस्त बने बीएसीपी के दानिश अली ने कहा कि ये पूछा जा रहा था कि रात में किससे बात हुई थी, कौन किसके साथ बात करता है, क्या बात करता है, ये सब पूछे जा रहे थे। महिला से अनैतिक सवाल किए जा रहे थे। इससे पहले सूत्रों ने बताया था कि एथिक्स कमेटी में मोइत्रा लगातार दोहरा रही थीं कि ये पूरा मामला उनका निजी है, इसको लेकर कमेटी में चर्चा की जरूरत नहीं है। मोइत्रा ने सवाल उठाते हुए पूछा कि निजी तौर पर उनको उनके किसी दोस्त से गिफ्ट मिलता है तो ये मामला एथिक्स कमेटी के सामने कैसे लाया जा सकता है। महुआ मोइत्रा ने इसके पहले एथिक्स कमेटी पर ही सवाल उठा दिए थे। महुआ मोइत्रा ने कहा था कि ये मामला एथिक्स कमेटी की जांच का है ही नहीं, यही काम किसी जांच एजेंसी को करना चाहिए। बैठक का बॉयकॉट कर निकले बीएसपी के सांसद दानिश अली ने आरोप लगाया कि चेयरमैन और बीजेपी सांसद विनोद कुमार सोनकर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से अनैतिक सवाल पूछ रहे थे। इस कारण बैठक के दौरान हंगामा हुआ। लोकसभा की आचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने आरोपों पर कहा कि जवाब देने के बजाय महुआ मोइत्रा गुस्सा हो गईं। महुआ मोइत्रा असंसदीय भाषा का इस्तेमाल करने लगी। कमेटी के सदस्य दानिश और अन्य विपक्षी सांसदों ने हम पर ही आरोप लगाकर वॉकआउट कर दिया। महुआ ने कहा, ये किस तरह की बैठक थी, वे हर तरह के गंदे सवाल पूछ रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और महुआ मोइत्रा ने कहा कि वे कुछ भी कह रहे हैं, कुछ भी बकवास कर रहे हैं। तुम्हारी आंखों में आंसू हैं, क्या मेरी आंखों में आंसू हैं? आपको आंसू दिख रहे हैं? कांग्रेस सांसद और कमेटी के सदस्य एन उत्तम कुमार रेड्डी ने बैठक से बहिर्गमन करने के बाद संवाददाताओं से कहा कि हमें आचार समिति के अध्यक्ष द्वारा मोइत्रा से पूछे गए सवाल अशोभनीय और अनैतिक लगे। सूत्रों के अनुसार तृणमूल कांग्रेस की सांसद मोइत्रा ने अपने खिलाफ लगाए गए आरोपों पर खुद को निर्दोष बताया। उन्होंने संसदीय समिति को बताया कि ये आरोप वकील जय अनंत देहाद्राई की दुश्मनी से प्रेरित हैं, क्योंकि उन्होंने उनके साथ अपने व्यक्तिगत संबंध तोड़ दिए। बैठक में महुआ मोइत्रा रेड्डी और बसपा के दानिश अली सहित कुछ विपक्षी सांसदों का समर्थन मिला, जबकि वीडी शर्मा सहित कुछ भाजपा सदस्य चाहते थे कि वह आरोपों के मूल भाग का जवाब दें और व्यक्तिगत संबंधों के बारे में बताएं। सूत्रों ने कहा कि आचार समिति के समक्ष मोइत्रा के बयान का एक बड़ा हिस्सा देहाद्राई के साथ उनके संबंधों के बारे में था, क्योंकि वह कुछ बातों के लीक होने और आरोपों के लिए उन्हें दोषी ठहराती दिखाई दी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। चुनावी बॉन्ड योजना की कानूनी वैधता को चुनौती दिए जाने के मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में दो वकीलों के बीच बहस हो गई, जहां एक सीनियर वकील ने कह दिया कि मैं कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य नहीं हूं। वकील ने दूसरे लॉयर से कहा कि अगर आप सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो जरूरी नहीं कि आप भाजपा के सदस्य हों। दरअसल सुनवाई में उस समय अप्रत्याशित मोड़ आ गया जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता और कपिल सिब्बल अपनी राजनीतिक संबद्धताओं के बारे में संक्षिप्त बातचीत करने लगे। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के अनुसार ऐसा तब शुरू हुआ जब एसजी मेहता ने एक काल्पनिक परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी को दान देने वाला कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को इस तथ्य का पता चले। उन्होंने कहा कि कृपया उदाहरण की सराहना करें यदि यह श्री सिब्बल के लिए हल्के पक्ष में सहज है। मान लीजिए कि एक ठेकेदार के रूप में मैं कांग्रेस पार्टी को दान देता हूं। मैं नहीं चाहता भाजपा को पता चले, क्योंकि वह अगले दिनों में सरकार बना सकती है। इस पर कपिल सिब्बल ने तुरंत एसजी मेहता को याद दिलाया कि वह अब कांग्रेस पार्टी से जुड़े नहीं हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि मेरे विद्वान मित्र भूल गए हैं कि मैं अब कांग्रेस पार्टी का सदस्य नहीं हूं। इसके बाद मेहता ने बताया कि सिब्बल ने पहले अदालती कार्यवाही में मध्य प्रदेश के एक कांग्रेस नेता का प्रतिनिधित्व किया था। इसके जवाब में सिब्बल ने कहा कि जब मेहता सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो जरूरी नहीं कि वह भाजपा के सदस्य हों।
मेहता ने जवाब देते हुए कहा कि बिल्कुल नहीं। तो कपिल सिब्बल ने जवाब दिया तो मैं भी नहीं हूं। इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है। कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखते हुए चुनाव आयोग से कहा कि वह 30 सितंबर 2023 तक का राजनीतिक पार्टियों को इलेक्टोरल बॉन्ड से हुई आमदनी का आंकड़ा पेश करें। कोर्ट ने ये तब कहा जब चुनाव आयोग के वकील ने बताया कि सभी रजिस्टर्ड राजनीतिक दल हर साल 30 सितंबर तक उसे अपने आयकर रिटर्न की जानकारी देते हैं। इसके माध्यम से पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए मिले पैसों का पता चल सकता है। दरअसल पिछले लोकसभा चुनाव से पहले 12 अप्रैल 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा था कि वह सभी पार्टियों से उन्हें इलेक्टोरल बॉन्ड से मिले पैसों और दान देने वाले लोगों की पूरी जानकारी लें और उस जानकारी को अपने पास सीलबंद लिफाफे में रखें। सुनवाई के दौरान चुनाव आयोग ने कोर्ट को बताया कि उसने लोकसभा चुनाव से पहले मिले चंदे का आंकड़ा लिया था, लेकिन उसके बाद का नहीं, क्योंकि उस पर कोर्ट का आदेश स्पष्ट नहीं था। आयोग के वकील ने बताया कि अप्रैल 2019 के बाद के दानदाताओं के नाम तो उसके पास नहीं है, लेकिन पार्टियां हर साल जो जानकारी उसे देती हैं उससे दान की कुल रकम की जानकारी मिल सकती है। 3 दिन तक चली सुनवाई के अंतिम दिन बहस की शुरुआत सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने की। उन्होंने बुधवार को रखी अपनी दलीलों को आगे बढ़ाते हुए कहा कि सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड योजना एक अच्छे उद्देश्य से लागू की। इसके चलते राजनीति में काले धन का प्रवाह रोकने की कोशिश की गई है। 5 जजेस की बेंच की अध्यक्षता कर रहे चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर कहा कि सरकार के उद्देश्य पर वह कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। वह निश्चित रूप से ऐसा नहीं चाहते कि पुरानी कैश से चंदा व्यवस्था लौटे। वह पूरी प्रक्रिया का भी सम्मान करते हैं, लेकिन कमियां हर व्यवस्था में हो सकती हैं और उसे बेहतर बनाने का प्रयास होना चाहिए। सॉलिसिटर जनरल ने यह भी कहा कि किसी कंपनी से मिलने वाले चंदे को हमेशा रिश्वत की तरह नहीं देखना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। अरविंद केजरीवाल तो खुद ईडी से भाग निकले, लेकिन उनकी सरकार के एक और मंत्री राजकुमार आनंद को ईडी ने दबोच लिया। ईडी ने राजकुमार आनंद के ठिकानों पर जोरदार छापेमारी की। काले धन को सफेद करने का खेल सिर्फ सत्येंद्र जैन ही नहीं बल्कि राजकुमार आनंद भी करते हैं। सूत्रों का कहना है कि छापेमारी के दौरान ईडी को हवाला के कई लेन देन का पता चला है। ये रेड हवाला के जरिए आए पैसों को लेकर मारी गई। ईडी टीम मंत्री के सरकारी आवास समेत 9 ठिकानों पर तलाशी करने पहुंची। इस दौरान अर्धसैनिक बलों के अधिकारी घर के बाहर तैनात रहे। राजकुमार आनंद पटेल नगर से विधायक हैं। पिछले वर्ष गुजरात चुनाव के दौरान जब भगवान रामकृष्ण पर विवादित टिप्पणी के बाद राजेंद्र पाल गौतम को केजरीवाल के मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ा था, उसी समय समाज कल्याण मंत्री का पद राजकुमार आनंद को मिला था। इसके अलावा वह श्रम रोजगार, SC/ST सहकारी समितियों के कामकाज को भी देखते हैं। राजकुमार आनंद के ठिकानों से क्या क्या मिला है ये ईडी ने आधिकारिक तौर पर बताया नहीं है, लेकिन सूत्रों का ये कहना है शराब घोटाला के माल के कुछ हिस्से को राजकुमार आनंद ने भी ठिकाने लगाया था। यही वजह है कि उनके आवास पर छापेमारी की खबर सुनने के बाद सौरभ भारद्वाज ने कहा कि राजकुमार आनंद का कसूर ये है कि वे आपके विधायक हैं और पार्टी के मंत्री हैं। ब्रिटिश काल में भी अगर आपको किसी के घर की तलाशी लेनी होती थी तो कोर्ट से सर्च वारंट की जरूरत होती थी। अंग्रेजों का भी मानना था अगर आप पुलिस या किसी एजेंसी को किसी के घर में घुसकर तलाशी लेने का अधिकार देंगे तो आतंक का माहौल बन जाएगा। कोर्ट ने सर्च वारंट दिया, लेकिन आज ईडी को कोर्ट वारंट की जरूरत नहीं है। ईडी के अधिकारी तय करते हैं कि उन्हें किसके घर छापा मारना है। छापे केवल विपक्षी नेताओं के परिसरों पर मारे जाते हैं। सौरभ भारद्वाज पर पलटवार करते हुए बीजेपी नेता हरीश खुराना ने कहा कि केवल अरविंद केजरीवाल ही नहीं बल्कि उनकी पूरी कैबिनेट ही घोटाला करने में व्यस्त है। ईडी ने कानून के अंतर्गत कार्रवाई की है। रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये मामला हवाला और कस्टम्स का है। कुछ दस्तावेज जब्त किए गए हैं जिनके आधार पर आज ईडी ने छापेमारी की। कुछ देर में आम आदमी पार्टी की ओर से सिलसिला शुरू हो जाएगा कि ये साजिश और बदले की कार्रवाई है, राजनीति है, हम पीड़ित हैं। उन्हें समझना होगा कि कार्रवाई कानून के मुताबिक है। अगर आपने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप भ्रष्ट हैं तो आपका डर वाजिब है। घबराहट बताती है कि पूरी सरकार भ्रष्ट है। ईडी की जांच डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस की ओर से पेश एक चार्जशीट से जुड़ी है। ये केस हवाला लेन देन के अतिरिक्त 7 करोड़ से अधिक कस्टम चोरी का है। सूत्रों का कहना है कि इस केस में एक स्थानीय अदालत ने DRI की शिकायत का संज्ञान लिया, जिसके बाद आप मंत्री और अन्य के खिलाफ ये मामला दर्ज हुआ।
शहजाद पूनावाला ने दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद को नसीहत देते हुए कहा कि आपको ये समझना होगा कि आज का दौर धरने और नाटक का नहीं, वर्तमान दौर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने का समय है। इसका मतलब है कि आप जाएं और एजेंसियों को खबर दें। जांच एजेंसियों की ओर से नोटिस मिलने पर पीड़ित होने का कार्ड न खेलें। हर समय विक्टिमहुड का कार्ड खेलना बंद करें। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल बुरी तरह से फंस चुके हैं। मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले से ही इस मामले में जेल में हैं और अब केजरीवाल ईडी के निशाने पर हैं। लेकिन शराब घोटाले का ये मामला केवल दिल्ली तक ही नहीं रुकेगा। माना जा रहा है कि इसकी जांच की आंच में पंजाब की सरकार भी झुलस सकती है और इसी वजह से आम आदमी पार्टी के विधायक कुलवंत सिंह के घर और कार्यालय पर भी छापेमारी हो चुकी है। हालांकि कुलवंत सिंह ने इसे सामान्य जांच का हिस्सा बताया है, लेकिन मामला सामान्य नहीं है और इसकी जद में कोई और बड़े लोग आ सकते हैं। विपक्षी अकाली दल के विक्रम सिंह मजीठिया ने पहले ही इस तरह के आरोप लगाना शुरू कर दिया है। कुलवंत सिंह रियल एस्टेट के साथ साथ शराब कारोबार से भी जुड़े हैं। उनकी रियल एस्टेट कंपनी के कुछ मामलों में भी पहले जांच हो चुकी है, लेकिन 31 अक्टूबर को जिस दिन अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश होकर पूछताछ के लिए पेश होने को कहा गया, उसी दिन कुलवंत सिंह के घर पर एजेंसियों ने छापेमारी शुरू कर दी थी। उसी समय ये जानकारी सामने आ गई थी कि कुलवंत सिंह के घर कार्यालय पर छापेमारी शराब घोटाला के बारे में ही हो रही है। लगभग 13 घंटे तक चली जांच में एजेंसियों ने कुछ पुख्ता सबूत जुटाए हैं। इससे पहले आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा पंजाब सरकार की उसी एक्साइज पॉलिसी को सही करार देते रहे हैं, जिसके अंतर्गत दिल्ली में तथाकथित रूप से घोटाला होने की बात कही जा रही है। राघव चड्ढा ये प्रश्न खड़ा करते रहे हैं कि जो नीति पंजाब के मामले में सही है, वही दिल्ली के संदर्भ में गलत कैसे हो सकती है। कहा यहां तक जाता है कि राघव चड्ढा पंजाब सरकार के कामकाज में बहुत अधिक दखल रखते हैं और दिल्ली से कुछ नेता पंजाब सरकार के कामकाज पर बारीक नजर रखते हैं। इसकी पूरी रिपोर्ट अरविंद केजरीवाल को दी जाती है। पार्टी की इसी गतिविधि को शराब घोटाला से जोड़ते हुए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के नेता पंजाब सरकार में भी कामकाज को उसी अंदाज में प्रभावित करने की कोशिश की होगी जिस तरह से शराब घोटाले के मामले में दिल्ली में की गई। ऐसे में अनुमान ये लगाया जा रहा है कि दिल्ली की तरह पंजाब में भी घोटाला सामने आ सकता है और उसकी आंच में खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान तक आ सकते हैं। कुलवंत सिंह के यहां हुई जांच सीधे तौर पर दिल्ली के शराब घोटाला से जुड़ी हुई है। एजेंसियों को शक है कि सर्वोच्च न्यायालय ने शराब घोटाला मामले में जिस 338 करोड़ रुपए के मनी ट्रेल की बात की है, उस पैसे को कुलवंत सिंह के जरिए ही ठिकाने लगाया गया होगा। जांच एजेंसीज यही पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि क्या रियल एस्टेट कारोबार और शराब कारोबार के पीछे कुलवंत सिंह ने ही इस पैसे को ठिकाने लगाने की कोशिश की। यदि ऐसा हुआ तो जांच एजेंसियां इस मनी ट्रेल को स्थापित कर अपनी जांच को पुख्ता करना चाहेंगी, जिससे उनका केस सुप्रीम कोर्ट तक मजबूत बना रहे और उनकी साख पर कोई असर न आए। अनुमान है कि इसी कारण आने वाले समय में कुलवंत सिंह सहित कुछ अन्य नेताओं के घरों दफ्तरों में छापेमारी की जा सकती है। राघव चड्ढा और आतिशी मरलेना से लेकर आम आदमी पार्टी के हर बड़े नेता को यह पता था कि अरविंद केजरीवाल ऐन मौके पर भाग खड़े होंगे और ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। बावजूद इसके राघव चड्ढा और आतिशी मरलेना 2 दिन तक यही कहानी सुनाते रहे कि ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार कर लेगी। इतना ही नहीं, इन दोनों ने तो विपक्षी नेताओं की एक लिस्ट भी जारी कर दी है कि केजरीवाल के बाद ईडी किस किस को गिरफ्तार करेगी। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने की जगह ये कह डाला कि ईडी का समन ही गैर कानूनी है और वो इस समन को वापस ले लें। उन्होंने कहा कि बीजेपी के कहने पर नोटिस भेजा गया है। इसे इसलिए भी भेजा गया ताकि मैं 4 राज्यों में होने वाले चुनाव प्रचार को न कर सकूं। नोटिस को तुरंत वापस लिया जाए। इतना कहकर केजरीवाल ने ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया और ये तारीख भी नहीं बताई कि वो ईडी के सामने कब पेश होंगे। इतना कहकर केजरीवाल भगवंत मान के सरकारी विमान पर सवार होकर मध्य प्रदेश निकल गए, जहां उन्हें एक रोड शो में शामिल होना है। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मनीष सिसोदिया फरवरी से ही जेल में बंद हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के अलावा हाल ही में संजय सिंह को भी ईडी ने गिरफ्तार किया। दिल्ली शराब घोटाला को लेकर ईडी का शिकंजा धीरे धीरे आम आदमी पार्टी के कई नेताओं पर अब कसता जा रहा है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आज ही दिल्ली के कैबिनेट मंत्री राजकुमार आनंद के ठिकानों पर छापेमारी की गई। आम आदमी पार्टी को इस बात का भी डर सता रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के कई शीर्ष नेताओं की गिरफ्तारी हो जाएगी।
पार्टी ने सीधे तौर पर गिरफ्तारी के लिए बीजेपी पर निशाना साधा। राघव चड्ढा ने कहा कि बीजेपी विपक्षी नेताओं को गिरफ्तार करने की योजना बना रही है। इसी कड़ी में अरेस्ट होने वाले केजरीवाल पहले नेता नहीं होंगे। उन्होंने दिल्ली सीएम के ईडी के सामने पूछताछ के लिए जाने से पहले उनकी गिरफ्तारी की डर की बात कही। राघव चड्ढा ने कहा कि ईडी ने 2014 से जितने मामले दर्ज किए उनमें से 95% विपक्षी नेताओं के खिलाफ दर्ज हुए हैं। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी गठबंधन से बीजेपी परेशान हो चुकी है। उसने गठबंधन के नेताओं को निशाना बनाने के लिए योजना तैयार कर ली है। चड्ढा ने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी की भी योजना बन रही है। बीजेपी को भी मालूम है कि वह दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर हारने वाली है, इसलिए वह हमें चुनाव लड़ने से रोकने की तैयारी कर रहे हैं। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने एक लिस्ट दिखाते हुए बताया कि इनमें उन लोगों के नाम शामिल हैं जिनकी गिरफ्तारी की जानी है। केजरीवाल के बाद झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गिरफ्तार किए जाएंगे, फिर बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, केरल के पिनराई विजयन, तमिलनाडु के एमके स्टालिन को भी गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी के समन को देखकर अरविंद केजरीवाल इतने घबरा गए कि उन्हें समझ ही नहीं आया कि ईडी ने उन्हें आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया है या फिर दिल्ली के सीएम के तौर पर। इतना ही नहीं, केजरीवाल ने ईडी से यह भी सवाल किया कि उन्हें आरोपी के तौर पर बुलाया जा रहा है कि गवाह के तौर पर। केजरीवाल को इस बात का भी अंदेशा है कि ईडी ने समन को बीजेपी नेताओं को लीक कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कई और बहाने बनाए और ईडी के सामने पेश होने से इनकार कर दिया। सूत्रों का कहना है कि अब ईडी अरविंद केजरीवाल को हाजिर होने के लिए दूसरा समन जारी करेगी। इसके लिए केजरीवाल ने ईडी को एक फ्रेम पत्र भी लिखा है और ईडी के नोटिस को अस्पष्ट और राजनीति से प्रेरित बताया। साथ ही उन्होंने दावा किया और कहा ये नोटिस कानून के समक्ष टिकने वाला नहीं। दरअसल दिल्ली आबकारी नीति मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल से पूछताछ के लिए उन्हें बुलाया था। ईडी को भेजे गए जवाब में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के उस बयान का जिक्र किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि ईडी समन भेजेगी और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया जाएगा। ईडी के नोटिस के जवाब में अरविंद केजरीवाल ने जवाब लिखा है, ईडी के समन से पहले भाजपा नेता जिस तरीके से बयान दे रहे थे, इससे ये पता चलता है मेरी छवि खराब करने के लिए कुछ भाजपा नेताओं को समन की कॉपी लीक की गई थी। असल में मनोज तिवारी मनीष सिसोदिया के गिरफ्तार होने के वक्त से ये बात कई बार कह चुके हैं कि शराब घोटाला मामले का किंगपिन अरविंद केजरीवाल हैं और वे गिरफ्तार हो सकते हैं, लेकिन समन मिलने के बाद से राघव चड्ढा आतिशी मार लेना यही कह रहे हैं। ईडी केजरीवाल को गिरफ्तार करेगी। अरविंद केजरीवाल ने अपने पत्र में यह भी लिखा कि ईडी द्वारा भेजे गए समन में ये स्पष्ट नहीं है कि मुझे बतौर गवाह या फिर संदिग्ध के तौर पर बुलाया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि समन में यह भी स्पष्ट नहीं है कि मुझे आम आदमी पार्टी के संयोजक के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर। केजरीवाल ने अपने पत्र में लिखा कि मेरी छवि को खराब करने के लिए 30 अक्टूबर की शाम को भाजपा नेताओं को ईडी का समन लीक किया गया। 30 अक्टूबर की दोपहर मनोज तिवारी ने संसद में बयान दिया था कि मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं दिल्ली का मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी का राष्ट्रीय संयोजक हूं और 5 राज्यों में चुनाव होने हैं जहां प्रचार करने के लिए मैं स्टार प्रचारक हूं। मुझे इन राज्योों की यात्रा करनी है और अपने कार्यकर्ताओं को राजनीतिक मार्गदर्शन देना है। मुझ पर आधिकारिक, प्रशासनिक और आधिकारिक जिम्मेदारियां हैं, जिसके लिए मेरी उपस्थिति आगामी दिवाली के दौरान भी आवश्यक है। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन को वापस लिए जाने की मांग की। अरविंद केजरीवाल ने ईडी के नोटिस को राजनीति से प्रेरित और अस्पष्ट बताया। ईडी के असिस्टेंट डायरेक्टर को भेजे लेटर में केजरीवाल ने लिखा कि समन से ये क्लियर नहीं है कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, यानी इस मामले में आप मुझे गवाह मान रहे हैं या संदिग्ध। आप मुझे दिल्ली के सीएम के तौर पर बुला रहे हैं या आम आदमी पार्टी के संयोजक के रूप में। ऐसा लग रहा है कि ये मछली पकड़ने के जाल की तरह है। इसी साल अप्रैल में शराब नीति केस में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने अपने ऑफिस में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। वे सुबह 11:10 पर एजेंसी के ऑफिस पहुंचे थे और रात 8:30 बजे एजेंसी के ऑफिस से बाहर आए। सीबीआई से पूछताछ के बाद केजरीवाल ने कहा था कि सीबीआई ने जितने सवाल पूछे मैंने सभी के जवाब दिए। हमारे पास छिपाने के लिए कुछ नहीं है। ये पूरा का पूरा कथित शराब घोटाला ही झूठा है, फर्जी है और गंदी राजनीति से प्रेरित है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।